बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। शॉर्ट क्वेश्चंस हम लोग जो है वो सॉल्व कर रहे थे जी। इसमें 14.8 है वगैरह। वाई डज अ पिक्चर ऑन अ टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन अ मैग्नेट इज़ ब्रॉड नियर द स्क्रीन। जब एक मैग्नेट को स्क्रीन के करीब लेकर आया जाता है, टेलीविज़न की स्क्रीन के करीब, तो उसमें पिक्चर जो है वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाती है, मुंतशिर होना शुरू हो जाती है। तो क्यों होता है ऐसे? तो टेलीविज़न की स्क्रीन है, फ़र्ज़ करें ये टेलीविज़न की स्क्रीन है। इसकी बैक साइड पे एक पिक्चर ट्यूब होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीन पे टकराते हैं, जिसकी वजह से इमेज कंस्ट्रक्ट होता है। जब हम किसी मैग्नेट को इस स्क्रीन के करीब लेकर आते हैं तो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करके एक फोर्स डेवलप करती है। इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करेंगे तो उनके मूव करने की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी ना। हमने शुरू में पढ़ा था कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो उनकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जब करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उसकी सराउंडिंग में। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की सराउंडिंग में भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी उनके मूव करने की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करके एक फोर्स को डेवलप करती है, जो फोर्स बराबर है F इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। Q इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, V उनकी वेलोसिटी और B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेट की। तो ये फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो स्ट्रेटली जो है वो मूव करने नहीं देगी, बल्कि उनके पाथ को डिफ्लेक्ट कर देगी। अगर फर्ज करें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस तरह, तो ये फोर्स है वो उनके पाथ को थोड़ा चेंज कर देगी, डिस्टॉर्ट कर देगी, जिसकी वजह से जो इमेज बन रहा है स्क्रीन के ऊपर वो सही तरह से नहीं बनेगा। इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्चुअल रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर अक्सर लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो ये याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल्स को रिफ्लेक्ट नहीं करती, उनको डिफ्लेक्ट करती है। डिफ्लेक्ट का मतलब जिस रास्ते पे वो चल रहे होते हैं उनके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर देती है। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू ओरिएंट अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट लूप विल नॉट टेंड टू रोटेट? एक्सप्लेन। क्या ये मुमकिन है कि हम एक तरतीब दें करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से कि वो रोटेट ना करें? तो यस, इट इज़ पॉसिबल, ये मुमकिन है। एज वी नो दैट टॉर्क ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल वो बराबर होता है NIAB cos अल्फा। यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, एक लूप की बात हो रही है, तो इसलिए n की जगह पर 1 लिख दिया और हमारे पास IAB cos अल्फा आ गया। तो अल्फा जो है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द कॉइल के दरमियान बनने वाला एंगल 90 डिग्रीज बन जाए, जिस तरह फर्ज करें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और ये प्लेन ऑफ द कॉइल है जैसे बुक है, और ये इस कंडीशन में आ जाएं कि 90 डिग्रीज पे प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ हो, तो उस सूरत में यहाँ पर टॉर्क 0 हो जाएगा। अल्फा 90 पुट करें तो कॉस 90 पे 0 हो जाता है और ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो ये हमने लिखा, व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री देन टॉर्क विल बी 0। तब टॉर्क जो है वो 0 हो जाएगा और कॉइल रोटेट नहीं करेगी जी। नेक्स्ट है, हाउ कैन अ करंट लूप बी यूज्ड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस? वो कह रहा है कि आप कैसे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए करंट कैरिंग लूप को यूज कर सकते हैं। तो प्लेस द लूप एट दैट रीजन एट इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। उस जगह पर लूप को रखें जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड को चेक करना है, डिफरेंट ओरिएंटेशन में। फर्ज करें ऐसे रखा है, फिर ऐसे रखें, फिर ऐसे रखें। मुख्तलिफ ओरिएंटेशंस पे क्यों रखना है? क्योंकि हो सकता है हम पहली दफ़ा उस लूप करंट कैरिंग लूप को उस जगह पर रखें तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि नज़र नहीं आती हमें, उसके साथ बनने वाला एंगल इस लूप का 90 डिग्री हो और ये रोटेट ना करें, यानी मैग्नेटिक फील्ड के होने के बावजूद ये कॉइल रोटेट ना करें। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह पर जिस रीजन में हमने चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है,
करंट कैरिंग लूप को डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे रखें, ताकि अगर एक आध ओरिएंटेशन पे 90 डिग्रीज का एंगल बन भी गया तो दूसरी दफ़ा 90 का ना बने, और जब एंगल अदर देन 90 डिग्रीज होगा तो डेफिनेटली एक टॉर्क लगेगा, और वो टॉर्क जो है इस करंट कैरिंग लूप को रोटेट करवा देगा, डिफ्लेक्ट करवा देगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड हुई तो ये करंट कैरिंग लूप रोटेट करना शुरू कर देगी, और अगर ना हुई तो फिर ये रोटेट या डिफ्लेक्ट नहीं करेगी। यहाँ पर साथ में ये ज़रूर मेंशन कर दें, प्लेस द करंट कैरिंग लूप इन द रीजन एट डिफरेंट ओरिएंटेशंस। ये यहाँ पर एक सेंटेंस जो है वो साथ में ऐड कर लेंगे, डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे जो है उसको रखना ज़रूरी होगा, जैसे यहाँ पे मेंशन किया कि अदर देन 90 डिग्रीज। तो डिफरेंट ओरिएंटेशंस पे रखेंगे तो फिर हमें सही तरह से पता चलेगा। हो सकता है कि पहली दफ़ा हम जहाँ पे रखें वहाँ पर एंगल 90 डिग्रीज का बन जाए और मैग्नेटिक फील्ड के होने के बावजूद जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस ना हो। हाउ कैन यू यूज़ अ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट द आइसोटोप्स ऑफ केमिकल एलिमेंट। आप किसी केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को सेपरेट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से यूज़ करते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? किसी केमिकल एलिमेंट के किसी ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन में आप लोग पढ़ते रहते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, सबका एटॉमिक नंबर 1 है। प्रोटियम का भी 1, ड्यूट्रियम का भी 1, ट्रिटियम का भी 1, और एटॉमिक मास प्रोटियम का 1, ड्यूट्रियम का 2 और ट्रिटियम का 3 है। तो आइसोटोप्स किसी एलिमेंट के ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। और आइसोटोप्स जो हैं, ये बात याद रखिएगा, इनको हम केमिकली सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह इनमें एटॉमिक नंबर 1 है, प्रोटॉन्स की तादाद सब में 1 है, तो इलेक्ट्रॉन्स की सराउंडिंग में तादाद भी सेम ही होगी, क्योंकि जितने एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन होते हैं उसके सेंटर में, उसके न्यूक्लियस में, उतने ही उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब आइसोटोप्स को सेपरेट कैसे किया जाता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मास स्पेक्ट्रोग्राफ और या मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो हम फिज़िक्स में भी 21 चैप्टर में पढ़ेंगे। हम उसको यूज़ करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जिसके ज़रिए से ना सिर्फ हम आइसोटोप्स को सेपरेट कर सकते हैं बल्कि हम उनके मैसेज को भी अलग-अलग मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली। तो होता क्या है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ में जब मुख्तलिफ आइसोटोप्स जो है वो एंटर होते हैं तो वहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड उन आइसोटोप्स के ऊपर फोर्स लगाती है, और फोर्स के लगने की वजह से वो आइसोटोप जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं सर्कुलर पाथ में। तो वो फोर्स बराबर किसके होती है? तो आम तौर पे इन आइसोटोप्स को मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्रीज के एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है। तो हम इसको लिखते ऐसे हैं, एफ बी इक्वल्स टू एफ सी, यानी मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेट यहाँ पर लिखेंगे एफ बी इक्वल्स टू एफ सी। एफ बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं? क्यू वी बी साइन थीटा 1 हो जाएगा, क्योंकि हम उनको जो आइसोटोप्स हैं मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्रीज पे प्रोजेक्ट करते हैं, साइन 90 पे 1 हो जाता है। तो एफ बी जस्ट रह जाएगी क्यू वी बी, और एफ सी की जगह पर एम वी स्क्वायर ओवर आर लिख देंगे। आर को हम ऊपर ले जाएंगे और क्यू वी बी को इधर नीचे ले जाएंगे। ये एक वी इस वी स्क्वायर से कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमारे पास नीचे सिर्फ क्यू बी बच जाएगा, ऊपर एम वी बच जाएगा। स्क्वायर इसका ख़त्म हो जाएगा इस वी की वजह से। इधर भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, इस क्यू वी बी को इधर डिनोमिनेटर में ले जाकर वहाँ पे भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि आइसोटोप्स में मैंने आपको बताया कि उनका आइसोटोप्स, अगर हम ये वेलोसिटी जो है उसको कांस्टेंट रखें, चार्ज वैसे ही उनका कांस्टेंट होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को भी कांस्टेंट रखें, तो फिर हम लिख सकते हैं R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये चेंज कर लेंगे, यहाँ पे M नहीं आएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस V, Q एंड B आर केप्ट कांस्टेंट, इनको कांस्टेंट रखा जाता है, Therefore R is directly proportional to mass आ जाएगा। तो यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे, mass नहीं आएगा यहाँ पर,
यहाँ पर V आ जाएगा। तो अगर इन सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखें और रखा जाता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ में, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है मास के। जिस आइसोटोप का मास कम होगा उसका रेडियस भी कम होगा, जिस आइसोटोप का मास ज़्यादा होगा उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। तो इस बुनियाद पर हम उनको एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। प्रोटियम उसका मास सबसे कम है, तो उसका घूमते वक्त जो रेडियस है वो सबसे कम होगा, और ड्यूट्रियम का रेडियस उसका मास ज़्यादा तो रेडियस भी ज़्यादा, और ट्रिटियम का सबसे ज़्यादा रेडियस होगा। तो डिफरेंट रेडियाई में ये आइसोटोप्स जो है वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से हम उनको एक दूसरे से सेपरेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है वो कह रहा है व्हाट शुड बी द ओरिएंटेशन ऑफ अ करंट कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड सो दैट टॉर्क एक्टिंग अपॉन द कॉइल इज मैक्सिमम, और बी में लिख रहा है मिनिमम। तो एक करंट कैरिंग कॉइल की क्या तरतीब होगी जिस पर उसमें से उसके ऊपर अप्लाई होने वाला टॉर्क जो है वो मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। तो टॉर्क का फॉर्मूला ये था NIAB cos अल्फा, या याद रखने के लिए हमने इसको ऐसे भी पढ़ा था बिना cos अल्फा, BINA हम लिख दें तो उससे ये याद रह जाएगा जल्दी से। B मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, I करंट को, N नंबर ऑफ टर्न्स को, और B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। cos अल्फा, अल्फा एंगल है बिटवीन द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैक्सिमम टॉर्क उस वक्त होगा जब cos अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। cos की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो कितने डिग्रीज पे होती है? 0 डिग्री पे होती है। तो हम कहेंगे कि टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज हेल्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस तरह ये प्लेन है इसका कॉइल का, फर्ज करें इस तरह की रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसका प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऐसे पैरेलल हो तो एंगल 0 बनेगा और टॉर्क हमारे पास मैक्सिमम आएगा। cos 0 पे 1 हो जाता है, 1 को NIAB से मल्टीप्लाई करें तो NIAB रह जाएगा, ये हमारे पास मैक्सिमम टॉर्क। और फिर वो दूसरे पार्ट में कह रहा है कब टॉर्क मिनिमम होगा? व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देन टॉर्क विल बी मिनिमम और 0। अगर कॉइल का प्लेन इस तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर रखा जाए तो हमारे पास एंगल 90 डिग्रीज बन जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला वही NIAB cos अल्फा, अल्फा की जगह पर 90 पुट किया, cos 90 पे 0 होता है, 0 इन सबको मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, तो हमारे पास टॉर्क मिनिमम आ जाएगा। नेक्स्ट है अ लूप ऑफ वायर इज सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट विद इट्स प्लेन पैरेलल टू द पोल फेसेस। व्हाट हैपेंस इफ द डायरेक्ट करंट इज पुट थ्रू द कॉइल? व्हाट हैपेंस इफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड इंस्टेड? वो कह रहा है कि एक जो है वो लूप को सस्पेंड किया जाता है मैग्नेट के 2 पोल्स के दरमियान। आप ये समझ लें कि मेरे ये दोनों हाथ जो है वो मैग्नेट के पोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये नॉर्थ पोल है फर्ज कर लेते हैं, और ये क्या है? साउथ पोल है। और इसका प्लेन, कॉइल का प्लेन ऐसे है, ये जिस तरह ये है, ये कॉइल का प्लेन है, ये इस नॉर्थ पोल इसके भी आप देख सकते हैं पैरेलल है, और इधर से ये साउथ पोल जो है इसके भी ये प्लेन क्या है? पैरेलल है। तो कह रहा है इस कंडीशन में टॉर्क कितना होगा अगर हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करें और अगर हम डायरेक्ट करंट कॉइल में यूज करें। तो देखिए इन दोनों कंडीशंस में अगर ये नॉर्थ पोल है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होंगी, निकलेंगी, साउथ पोल की तरफ जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का और इस कॉइल का जो एंगल बन रहा है उसके प्लेन का 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। जब 90 डिग्रीज का एंगल बनेगा तो टॉर्क 0 होता है। तो हम यहाँ पर चाहे AC करंट यूज़ करें चाहे DC करंट यूज़ करें, दोनों सूरतों में टॉर्क 0 होगा। ये हमने लिखा कि टॉर्क बराबर है NIAB cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू 90 डिग्रीज है, cos 90 पे 0 होता है तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा। इसलिए AC या DC दोनों करंट्स के यूज़ करने पर ये कॉइल रोटेट नहीं करेगी, कुछ भी नहीं होगा, वैसी की वैसी ही पड़ी रहेगी। नेक्स्ट है वो कह रहा है व्हाई द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर शुड बी वेरी लो। एमीटर की रेजिस्टेंस क्यों बहुत ज़्यादा कम होती है? ये तो मैंने जब आपको टॉपिक पढ़ाया था एमीटर का उस वक्त भी बताया था कि एमीटर को करंट मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है और इसको सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं। और आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होती है और जो प्रैक्टिकल एमीटर है उसकी रेजिस्टेंस सर्किट की रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। अगर एमीटर की रेजिस्टेंस सर्किट की रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगी, फर्ज करें ये
सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, हम दरमियान में यहाँ पर एमीटर लगा देते हैं और हमारे एमीटर की रेजिस्टेंस सर्किट की रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए ताकि ये करंट के एक्चुअल पाथ को डिस्टर्ब ना करें। अगर एमीटर की रेजिस्टेंस सर्किट की रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगी तो करंट एमीटर में से गुजर के जाएगा, तो वो एक्चुअल अमाउंट में नहीं गुजरेगा, थोड़ा गुजरेगा, एक्चुअल से कम गुजरेगा अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हुई, और ये मेजर भी कम ही करेगा। तो इसलिए एमीटर की रेजिस्टेंस को सर्किट की रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए ताकि करंट के फ्लो को मुतासिर ना करे, यानी करंट को कम ना करें। जितना एक्चुअल अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा है उतना ही फ्लो करने दे ताकि उसको ये सही तरह से मेजर कर सके। तो यही हमने लिखा, एस एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सर्किट टू मेजर करंट, दैट्स व्हाई it should have very low resistance, because if the resistance of the ammeter is high then it will become low and will decrease the circuit current, तो ये सर्किट के करंट को डिक्रीज कर देगा। so the current will not be measured accurately, करंट को एक्यूरेटली मेजर नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट है 14.15 है, why the voltmeter should have a very high resistance, वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्यों हाई होनी चाहिए। तो वोल्टमीटर को सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। फर्स्ट करें ये दो वायर्स हैं, पैरेलल में हैं, इनके दरमियान में वोल्टमीटर को लगाया जाता है। तो वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों होनी चाहिए, तो उसकी वजह यह है, अगर वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस बहुत कम होगी तो यहाँ से यहाँ की तरफ, इधर से इधर डायरेक्ट करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा और सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से, हीट इफेक्ट की वजह से यहाँ पर आग लग जाएगी एक, और दूसरा कम रेजिस्टेंस का नुकसान ये भी होगा कि जब ज़्यादा करंट फ्लो करेगा डायरेक्टली इधर से इधर तो सर्किट का एक्चुअल पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। वोल्टमीटर एक्चुअल पोटेंशियल को मेजर नहीं कर पाएगा क्योंकि जो पोटेंशियल है इसके वोल्टमीटर के लगाने से वो तो डिक्रीज कर जाएगा, तो ये कम पोटेंशियल को मेजर कर पाएगा जो कि सही नहीं होगा। तो इसलिए वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस सर्किट की रेजिस्टेंस से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि इसमें करंट का फ्लो प्रैक्टिकली कम से कम हो और इसके वजह से सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप होने ना पाए, यानी कम होने ना पाए। और आइडियल वोल्टमीटर वो होता है जिसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो। तो ये आइडियल प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जो है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं जो जिनकी रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होती है और वो करंट वोल्टेज मेजरमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। जिस तरह पोटेंशियोमीटर है उसकी रेजिस्टेंस को हम इन्फिनिटी लेते हैं और वो एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, वोल्टमीटर के मुकाबले में भी ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करता है। तो बहरहाल यही हमने लिखा, इन ऑर्डर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स द वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर इज लो देन इट विल शॉर्ट द सर्किट एंड बिकम्स अ लोड, so it will not measure the potential difference accurately, ये potential difference को accurately measure नहीं कर पाएगा। आपने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था, VT is equal to E minus IR, 13 चैप्टर में पढ़ा था। तो I जितना बढ़ता जाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VT उतना कम होता जाएगा। इस वजह से ये वोल्टमीटर सही तरह से पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर पाएगा अगर इसमें से ज़्यादा करंट गुजरेगा। तो इसमें से करंट के फ्लो को कम से कम करने के लिए इसकी रेजिस्टेंस को क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।